Welcome dear students. Myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about aims and objectives of ethnobotany. It's part of Unit 5th of Botany Paper 2nd, BSc second year. तो लोक वनस्पति विज्ञान या एथनोबॉटनी के उद्देश्य क्या हैं? हमें एथनोबॉटनी स्टडी क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा ही, और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एथनोबॉटनी की डेफिनेशन ही वही है कि हमें मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना है। हम ये जानना चाहते हैं कि मानव के साथ किसी एक पौधे का संबंध अगर किसी एक प्रकार से बना है तो वैसा क्यों है, कि हम तुलसी को अगर पूजनीय मानते हैं तो ये परंपरा कब से चली आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे, क्यों इस प्रकार का संबंध बना है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इस तरीके से एथनोबॉटनी का मुख्य उद्देश्य तो वही है कि मानव और पौधों के बीच पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करना, पर इसके कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य भी हैं जिसे हम देखते हैं। पहला तो ये है कि जिस तीव्र गति से जो पारंपरिक ज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो हम लोगों के बुजुर्गों के पास है, जो हमारे एल्डरली पीपल के पास है, वो जिस तेजी से खत्म होता जा रहा है, उसे हमें इन्वेस्टिगेट करके उसे इन्वेंटराइज करना है, उसे डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि वो जो रिश्ते पौधों और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बने थे उसके ऊपर बेस्ड ट्रेडिशनल नॉलेज थी उनके पास, और उसे डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से वी हैव टू सर्वे द फोकलोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर फूड पर्पस। भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो फॉडर के रूप में अर्थात अपने पशुओं के चारे के रूप में यूज में लिए जा रहे हैं। सम प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग एज फाइबर्स, some are used as for dyes, for medicines। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नोट करें, उन पौधे को कलेक्ट करें, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करें, प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई करें हम कि ये वही पौधा है, ये वही स्पीशीज है। बॉटनिकली उसकी एंटिटी कंफर्म होना बहुत जरूरी है, और वो जो यूजेस बताए गए हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ये एथनोबॉटनी का एक मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार से ऐसे कुछ प्रिमिटिव कल्टीवर्स और वाइल्ड रिलेटिव्स जो पौधों के हैं, कल्टीवेटेड और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के, उनकी हम नॉलेज वो इकट्ठी करें, उसको डॉक्यूमेंट करें। ऐसे कुछ सीड्स हैं जो कि हम स्कार्सिटी के टाइम में हम यूज करते हैं, या जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब भोजन को और कुछ नहीं है, तो वो सीड्स अगर हमारे पास स्टोर किए हुए हैं तो उनको अगर हम भोजन के रूप में यूज करें तो हम लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सीड्स, ऐसे जर्मप्लाज्म को इकट्ठा करना, उसका कंजर्वेशन करना, ये भी एथनोबॉटनी का एक ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्किल्स एंड टेक्नो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज ऑफ लोकल पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एथनोबॉटनी का, क्योंकि हमें ये देखना है कि लोकल पीपल के पास किस प्रकार की स्किल्स हैं, उनका क्या हुनर है, वो किस प्रकार की साथ में उनके पास टेक्नोलॉजिकल हम हेल्प करके उनसे हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करवा सकते हैं जिसकी मार्केटिंग और जिसके प्रॉपर वैल्यू एडिशन से हम उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हम हेल्प कर सकते हैं, और साथ में हम उन्हें लोकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी दें। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, बांस का एग्जाम्पल। तो बांस का हम देखते हैं फर्नीचर बाजार में मिल रहा है, बांस के कई सारे शो पीसेस मिल रहे हैं, बांस की टोकरी मिल रही है, तो बांस की बैम्बू बोतल भी मिल रही है। तो ऐसे बांस के कई प्रोडक्ट्स हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बनाने की टेक्नोलॉजी जो है, वो अगर स्किल तो है परंतु साथ में टेक्नोलॉजी का बेस्ड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको फंडिंग नहीं है, तो वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो उसकी हम अगर स्किल हम जान लें कि उस एरिया में जो लोग हैं वहां पे ये नेचुरल रिसोर्स है और ये स्किल भी मौजूद है लोगों के पास, तो हम इन तरीके के से हम उनको टेक्नो इकोनॉमिक हेल्प करते हुए हम उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। इसी प्रकार से टू डॉक्यूमेंट मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस एंड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मिथ, टोटेम्स, टैबूज ऑन द सराउंडिंग एनवायरमेंट,
कि जो हमारी संस्कृति है उसके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में हम जानते हैं कि विविध प्रकार की संस्कृति के आयाम हैं और विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस हमारे बीच में कायम है। हिंदू मैरिज सिस्टम में विभिन्न प्रकार के पौधे यूज में आ रहे हैं, तो बंगाली सिस्टम में आप देखेंगे अलग प्रकार के प्लांट्स को यूज में लिया जा रहा है या कहीं पे कॉमन प्लांट्स को यूज में लिया जा रहा है। तो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, उन सभी की स्टडी करना जिन जिन में पौधों का उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके साथ कुछ मिथक जुड़े हैं, कुछ प्रथाएं उनके साथ इस तरीके की जुड़ी हैं, कुछ कथाएं जुड़ी हैं, कुछ टोटेम्स जुड़े हैं, उनके साथ कुछ टैबूज लगा दिए गए हैं और उसका प्रभाव सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मेवाड़ रीजन के अंदर एक पौधा है जिसे आप जानते हैं सेमल, या जिसे हेमलो कहते हैं लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे, और साइंटिफिकली इसे बॉम्बेक्सीवा कहते हैं। तो यहाँ के आदिवासी लोग इसे प्रहलाद से तुलना करते हैं और होली में इसको जला दिया जाता है क्योंकि इसके स्टेम पे कांटे होते हैं और उन कांटों की वजह से इसमें फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है और इस वजह से इजीली नहीं जलता। तो शायद यही कारण रहा होगा कि इसे प्रहलाद मान लिया जाता है। परंतु वर्तमान समय में इसकी रेगुलर कटाई होती जा रही है हर वर्ष होली पर, और जिस वजह से इसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो आप देखेंगे कि अगर एक मिथ या एक कथा उस पौधे के साथ जोड़ी गई तो उसका प्रभाव एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव भी हो सकता है कई बार और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव का अगर एक एग्जाम्पल आपको दूं तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लिए कहा जाता है कि इस प्लांट्स की रूट शुक्ल पक्ष में अगर आप कलेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आपने उसको शुक्ल पक्ष में किया, यानी 15 डेज आपने कलेक्ट किया और 15 डेज आपने नहीं कलेक्ट किया, तो आपने इनडायरेक्टली उसके कंजर्वेशन में हेल्प कर दी। या इसी तरह से बॉम्बेक्सीवा का एग्जाम्पल आपको दे दूं सेमल का, कि डूंगरपुर के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि इसके बीजों और इसकी रुई का प्रयोग बहुत, इससे सिल्क कॉटन मिलती है, बड़ी सॉफ्ट रुई में से मिलती है, इसलिए इसे सिल्क कॉटन ट्री कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी रुई का प्रयोग अपने गद्दे तकिए भरने में ना करें क्योंकि इससे शायद पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। तो जबकि इससे हम देखें इनडायरेक्टली तो हम उसकी कंजर्वेशन में इस प्रथा से हेल्प हो गई। इससे कैसे हेल्प हुई? बिकॉज उसकी जो सीड्स हैं उसके ऊपर ये रुई, सॉफ्ट रुई जो है वो फाइबर से अटैच रहते हैं। अगर आपने फाइबर आपने ले लिया तो सीड्स जो है वो उसका नेचुरल डिस्पर्सल जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो नेचुरल डिस्पर्सल को होने में आपने रोक लगा दी। और अगर आप फाइबर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको उसको कंजर्वेशन में आप इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, जो मिथ हैं, उन सब का क्या सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन सबको स्टडी करना भी एथनोबॉटनी का ही एक ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ टू प्रिजर्व एंड कंजर्व ऑल ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड नॉलेज सिस्टम्स दैट प्रमोट कंजर्वेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। तो इस प्रकार की जो भी प्रथाएं हैं या जो बिलीफ सिस्टम्स हैं जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, ऐसी कंजर्वेशन ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस जो भी हैं, उन सभी को तो हमें सहेज के रखना है, उसको प्रोपेगेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ताकि किसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो संरक्षित रह सके। जहां पे ऐसी कोई प्रथाएं भी होंगी जो कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर रही हों लोकल रिसोर्सेज का, ताकि लंबे समय तक वो रिसोर्सेज यूज में आ सकें। तो इन सभी ऐसी एथनो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो हैं उन सबको भी डॉक्यूमेंट करना और उसको बढ़ावा देना, ये भी एथनोबॉटनी का ही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसी के साथ वेयर टू बी कैरिड आउट, ये स्टडीज कहाँ करी जाएं? तो जैसा हमने 5 प्रश्न पढ़े थे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, तो वेयर टू बी कैरिड आउट यानी ये जो लोक वनस्पति विज्ञान है, जो शास्त्र है, इसका अध्ययन हम कहाँ करें, किस जगह करें? तो वहां करें, उन एरियाज में करें जहाँ लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, जहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो लोग आदिवासी जनजातियां हों, जो स्वदेशी लोग जो वहीं पे नेटिव कम्युनिटीज जो बरसों से वहां निवास कर रही हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो, ग्रामीण लोग हों, रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों, उन एरिया में जाके एथनोबॉटनी की स्टडी करें। या इवन अर्बन एरियाज में रह के भी हम एथनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज अर्बन एथनोबॉटनी इट्स अ करंट टॉपिक ऑफ रिसर्च नाउ डेज। तो अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उनमें भी जो बॉटनिकल नॉलेज उनके पास है, जो पौधों से संबंधित ज्ञान उनके पास डेवलप हुआ है, उसको सहेजना, उसको नोट डाउन करना, उसको डॉक्यूमेंट करना भी एथनोबॉटनी का एक स्टडी एरिया हो सकता है। और इसके साथ ही वो स्टडी एरिया वो भी होना चाहिए जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी भी हो, पौधे हों और व्यक्ति हों। तो उन सभी जगह जाकर के हम बेसिकली पौधों और मनुष्य के बीच के संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। वही एथनोबॉटनी है और वही उसका अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
तो ये कुछ बुक्स थी जिनके द्वारा इस प्रेजेंटेशन को मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच।